इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे कंट्री की जो आबादी के एतबार से दुनिया का चौथा और मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। क्या आपने कभी सुना आपका कोई फौजशुदा रिश्तेदार आपसे मिलने आया हो? इंडोनेशिया में एक ऐसा गांव भी है जिसमें उनके मुर्दा अजीज़ों की लाशें इनसे मिलने चली आती हैं। यहाँ ऐसे गांव भी हैं जहाँ माएँ नहीं होती। ये ऐसा कंट्री है जो 2019 तक $1 अरब का खाम स्टील का माल बेच रहा था, लेकिन एक ऐसा फार्मूला इनके हाथ लगा कि वही मुमालिक अब इससे $31 अरब में खरीद रहे हैं। ये धरती हिंदुओं और बौद्धों की अक्सरियत वाली थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ पूरे मुल्क ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज यहाँ 6 लाख से ज़ायद मसाजिद हैं। क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया ने 76 में अपना पाल्पा सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च कर लिया था। फ्रांस को मेंढक के लेग पीस एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। क्या आपको मालूम है इंडोनेशियन फौज में भर्ती के लिए पहले खातीन को कंवारापन के टेस्ट से गुजरना पड़ता था? क्या आपके नॉलेज में ये बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान ग्रासबर्ग इंडोनेशिया में वाक़ है। इस कान का गड़ा इस कदर बड़ा है कि खला से भी नज़र आता है। क्या आपको मालूम है इंडोनेशिया की करेंसी इतनी कमज़ोर है, इसका 1 लाख का करेंसी नोट है। इसके बावजूद ये मुल्क जनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत कहलाता है। ये कंट्री दुनिया की बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का रुकन मुल्क भी है। दोस्तों, जब भी घी महंगा होता है तो सुनने को मिलता है पाम ऑयल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन आपको शायद मालूम न हो कि पाम ऑयल निकलता कहाँ से है, लगता कैसे है। रेफलेशिया आर्नोल्डी स्मार्ट्रा जजीरे पर पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, जिसका वजन 7 किलो तक होता है। क्या आप जानते हैं इसका कैपिटल दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से डूब रहा है? इसकी वजह क्या है? नहीं जानते ना? इन सब के बारे में जानने के लिए आज के ट्रैवलॉग को एंड तक लाजमी देखें। स्पाइडर टीवी पर नए आने वाले को वशआत के शोखस जो भली करया बुखैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। इंडोनेशिया जनूब मशरकी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बहरे हिंद से बहरुल काहिल के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा मुल्क है। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। इसका ये नाम लातिन और ग्रीक के 2 अल्फाज से मिलकर बना है। इंडोस से मतलब इंडियन और नेसास मतलब जजीरा, यानी इंडियन लोगों का जजीरा। इसके 34 सूबे और 5 रियासतें हैं। इंडोनेशियन अगरचे कौमी और सरकारी ज़ुबान है, लेकिन 18,000 जज़ायर पर 300 कौमियतें आबाद हैं जो 700 के करीब ज़ुबानें बोलती हैं। इब्तदाई 2 बरसों में बच्चों को इनकी मादरी ज़ुबान में तालीम दी जाती है। इसके बाद हर जगह भाषा इंडोनेशिया में तालीम होती है। 1972 में इंडोनेशिया और मलेशिया ने अल्फाज का मुतफ़िक़ा तलफ़्फ़ुज़ मुतय्यन किया, जिसकी वजह से दोनों ज़ुबानों में काफ़ी मुमासलत हो गई है। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है। जकार्ता एक हैरत अंगेज सिटी है। 4,384 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित जकार्ता तकनीकी तौर पर सिटी नहीं बल्कि सरकारी तौर पर एक सूबा है जो इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत से कहीं ज़्यादा है। इसके बावजूद बाहर के लोगों को शहर के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं। मैंने जकार्ता के बारे में हैरत अंगेज हक़ाइक़ की एक फहरिस्त जमा की है, ताकि जब आप तशरीफ़ लाएं तो आपको इस बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि जकार्ता को किस चीज़ ने टिक मार किया है। जकार्ता समंदर के किनारे आबाद दुनिया का दूसरा गुंजान तरीन सिटी है। 1 सदी कबल इसमें सिर्फ 1.5 लाख लोग रहाइश रखते थे। ये ज़्यादातर ओल्ड टाउन के इलाके तक महदूद था, जो अब कोटाटवा और बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब जकार्ता में 28 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी इसके फ़ी मुरब्बा किलोमीटर पर 13,000 अफराद रहते हैं। जकार्ता में दुनिया की बदतरीन ट्रैफिक है। जकार्ता में 74 से ज़्यादा अजायब घर हैं, 130 से ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं। जकार्ता का नाम 13 बार तब्दील किया गया है। वलंदेजियों ने इसका नाम बटाविया रखा था। बटाविया के अलावा जकार्ता को जायका
جکارتا، جکارتا اور یکارتا جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے اور اسے بگ ڈورین کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ انڈونیشیا میں بہت پسند کیا جانے والا مقامی پھل ہے۔ جکارتا میں کھانا ایک ثقافت ہے۔ بہت سے بڑے شہروں کی طرح آپ کو اس سٹی میں دنیا کے ہر ملک کا کھانا 24/7 ملے گا۔ جکارتا سٹی میں ایک ہی نمبر کی گاڑی آپ لگاتار 2 دن روڈ پر نہیں چلا سکتے۔ حکومت نے ٹریفک پر قابو پانے کے لیے ایک دن چھوڑ کر گاڑی چلانے کا قانون بنایا۔ لوگوں نے اس کا جگاڑ یہ نکالا، انہوں نے 2 گاڑیاں خرید لیں، جس سے جکارتا میں راتوں رات گاڑیوں کی تعداد 2 گنا ہو گئی اور حالات سدھرنے کی بجائے مزید گھمبیر ہو گئے۔ دوستو، روزانہ 3 لاکھ سے زیادہ مسافروں کی خدمت کرنے والا ٹرانس جکارتا دنیا کا سب سے بڑا بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ہے۔ ایک انڈونیشین انجینئر کو سڑک کی تعمیر کی ایک تکنیک سوسرو باہو ایجاد کرنے کا سہرا جاتا ہے، جس میں سنگل کالم پر پل بنا کر اس پر میٹرو ٹرین یا بسیں چلائی جاتی ہیں، جسے اب دنیا کے بہت سے ممالک استعمال کرتے ہیں۔ جکارتا تسلسل کے ساتھ سیلابوں کا نشانہ بننے کے ساتھ ساتھ زیر زمین سے بے تحاشا پانی نکالے جانے کی وجہ سے 2050 تک سمندر برد ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے انڈونیشین حکومت نے 2022 کو ملک کے دارالحکومت کو جکارتا سے مشرقی کالیمنتان پر منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ محترم ناظرین کرام، انڈونیشیا 2019 تک سٹین لیس سٹیل بنانے کا خام مال کرومائٹ ایک سال میں $1.1 بلین کا بیچتا تھا۔ انہیں جب پتہ چلا چائنا اور جاپان اس سے سٹیل بنا کر خربوں ڈالر چھاپ رہے ہیں، انہوں نے کرومائٹ کی برآمد پر پابندی لگا دی اور اگلے 2 سال میں سٹیل خود بنا کر $31 بلین کا ایکسپورٹ کیا۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان کا کرومائٹ 46% کا ہے، جبکہ مسلم باغ بلوچستان کا کرومائٹ 60% کا حامل ہے، اور ہم دہائیوں سے سر جھکائے اسے کوڑیوں کے مول جاپان اور چین کو برآمد کر رہے ہیں۔ دوستو، دنیا کی مہنگی ترین کافی سیوٹ کیٹ کی پو سے بنتی ہے۔ کافی کے بیج ان بلیوں کو کھلائے جاتے ہیں، بعد میں اس کے پو سے نکلنے والی کافی بین سے دنیا کی مہنگی ترین کافی بنتی ہے۔ انڈونیشیا میں ایسے ہوٹل بھی ہیں جہاں تمام کیئر ٹیکر سے لے کر تمام عملہ خواتین ہیں، جہاں صرف خواتین کو ہی کمرہ بک کرنے کی اجازت ہے۔ بالی کے لوگ غصہ، الجھن، خواہش، حسد، لالچ اور شراب جیسی برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے اوپر والے 6 دانتوں کو رگڑوا دیتے ہیں۔ دوستو، انڈونیشیا کی تہذیب اور تاریخ کی ورد گردانی کریں تو سنسکرت، عربی اور ولندیزی تہذیب اور ادب کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، اسلام کی ابتدا عرب میں ہوئی اور جلد ہی باقی ممالک میں پھیل گئی۔ اسلامی دنیا کا دائرہ ایک طرف مغربی افریقہ اور دوسری طرف جنوب مشرق اسلامک ہارٹ لینڈ سے بہت دور تھا۔ چونکہ اس کہانی کے لیے تجارت بہت اہم ہے، آئیے پہلے اس پر بات کریں۔ اس روٹ پر مسلمان عرب تاجروں کا غلبہ تھا، جن کے اخلاق اور ایمانداری سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ گوانزو میں مستقل مسلمان آباد کاروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مقامی خواتین سے شادیاں کرنے کی وجہ سے ان کی مسلم کمیونٹی بڑی سے بڑی ہوتی گئی، جسے ہوئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلم تاجر اپنے اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے شاہی خاندان میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے۔ 14ویں صدی میں ہندو حکمران ماجا پاہت کے خاندان کے کچھ ارکان نے اسلام قبول کر لیا۔ 1360 کی دہائی میں برونائی سلطنت کا آغاز ہوا، پھر ملاکا سلطنت قائم ہوئی۔ 16ویں صدی کے اوائل میں پرتگالی مصالحوں کے بہانے انڈونیشیا پہنچے۔ پرتگالیوں نے ملکاسک پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں صدی عیسوی کے آغاز میں پرتگالیوں سے اس علاقے کا کنٹرول ولندیزیوں نے چھین لیا۔ پھر تقریباً 350 سالہ نو آبادیاتی دور میں برطانیہ، پرتگال، فرانس اور نیدرلینڈ کے درمیان بھی تجارتی مفادات کی جنگ رہی۔ پھر کچھ عرصہ 1942 میں انڈونیشیا کے علاقے جاپانیوں کے قبضے میں رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی انڈونیشیا کے آزادی کے قومی رہنما سکارنو نے آزادی کے لیے مسلح تحریک شروع کی اور 17 اگست 1945 کو جنگ عظیم کے ختم ہوتے ہی انڈونیشیا کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم نے ان کی آزادی کا خیر مقدم کیا۔
इसी वजह से इंडोनेशिया के सदर सिकारनो ने पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया था और लाहौर मुगलपुरा में एक बड़े बारोनक बाजार का नाम अब भी सिकारनो बाजार है। सदर सिकारनो बहुत दिलेर गैरतमंद अवामी लीडर थे। 1967 में इंडोनेशिया के मगरब नवाज पिट्ठू जनरल सुहार्तो ने सदर सिकारनो की हुकूमत के खिलाफ बदतरीन फौजी कार्रवाई की। ये बड़ी खूनरेज कार्रवाई थी जिसमें लाखों इंडोनेशियन जाँ बहक हुए। 12 मार्च 1967 को सदर सिकारनो के इक़्तिदार का तख्ता उल्ट दिया गया। 3 बरस बाद 21 जून 1970 में कैद में ही इनकी वफात हुई। फौजी डिक्टेटर सुहार्तो ने 32 साल इक़्तिदार पर कब्जा किए रखा और इस पर 32 अरब डॉलर की करप्शन के इल्ज़ामात आयद हुए और ये कौमी दौलत इसने बाहर यूरोपीय बैंकों में मुंतकिल की। तमाम मगरबी ममालिक का तरीक़ा वारदात एक ही है, मुल्क पर करप्ट हुक्मरानों को मुसल्लत करते हैं, वो कौमी दौलत लूट कर यूरोपीय ममालिक में रखते हैं और इसी दौलत को आलमी इदारों के ज़रिए कर्ज की शक्ल में देते हैं। गरीबों का खून निचोड़ते हैं। मीडिया के चंद लफाफा सहाफ़ियों को NGOs के नाम पर डॉलर देते हैं। वो एंकर मगरबी बदमाशों को मसीहा बनाकर पेश करते हैं। संबा जजीरे में शादी के लिए कावन तंग कॉप यानी ख़वातीन का अगवा एक मुतनाज़ा रवाज है। इसके तहत किसी भी खातून को इससे शादी के ख्वाहां मर्द के दोस्त ज़बरदस्ती उठा लेते हैं, जिसकी वजह से लड़की को बदनामी के डर से इससे शादी करनी पड़ती है। इंडोनेशिया सेहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। सेहत मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। मुल्क में 9 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिनमें 5 सकाफती और 4 कुदरती हैं। इंडोनेशिया में दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा जज़ायर मौजूद हैं जिनकी तादाद 17,000 से 18,000 तक बताई जाती है। जावा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जजीरा है जिसकी आबादी 140 मिलियन से ज़ायद है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त इंडोनेशिया की आबादी 28 करोड़ के करीब है। आबादी के एतबार से दुनिया का चौथा और इस्लामी ममालिक का सबसे बड़ा कंट्री है। इंडोनेशिया में कम अज़ कम 165 मिलियन अफराद की उम्रें 30 साल से भी कम हैं। इंडोनेशिया में रोज़ाना 1 से 3 ज़लज़ले आते हैं। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में सुनामी से 3 लाख अफराद हलाक हो गए थे। इंडोनेशिया में साल में कम अज़ कम 1 आतिशफ़शां फटता है और मज़दूर फ़ाल आतिशफ़शां से चीनी और खाद में इस्तेमाल होने वाली सल्फ़र या गंधक निकालते हैं और उन्हें इसकी मजदूरी $8 मिलती है। माउंट ब्रोमो नामी पहाड़ पर हज़ारों हिंदू आतिशफ़शां पहाड़ के दहाने पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए जिंदा बकरियां और मुर्गियां फेंकते हैं। इंडोनेशिया में एक ऐसी झील भी है जो दिन में कई मरतबा रंग बदलती है। अगर आप कलीमोतो आतिशफ़शां पर चढ़ते हैं तो आप झील के पानी को रंग बदलते हुए देख सकते हैं। माहिरीन का मानना है ये गैसों के रद्द अमल की वजह से होता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां माएँ नहीं होती। इसकी वजह माएँ काम के सिलसिले में घर से दूर दूसरे ममालिक में काम कर रही हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, इंडोनेशिया का कुल रकबा 19,04,570 मुरब्बा किलोमीटर है। 54,716 किलोमीटर साहिल समंदर है। यूं ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, सुलावेसी जजीरे पर आबाद तुराजा नस्ल के लोगों की सदियों पुरानी रवायत के मुताबिक हर साल अगस्त के महीने में मुर्दों को इनकी कब्रों से निकालकर गाँव में वापस लाया जाता है। इन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं। त्यौहार के खात्मे पर लाशों को दोबारा कब्रों में पहुंचा दिया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकलियां कोमोडो ड्रैगन्स, जो अपने नुकीले दांतों और जहरीले डंक की वजह से मशहूर हैं, इनका वजन 90 किलोग्राम और लंबाई 10 फुट तक होती है। कोमोडो जजीरे पर पाई जाती हैं। अमोर्फोफालस टाइटेनियम सुमात्रा जजीरे पर पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बदबूदार फूल है, जिसकी बदबू 1 मील की दूरी से भी आती है। दोस्तों, इंडोनेशिया का फ्लैग 2 मसावी उफ़क़ी सुर्ख और सफ़ेद रंगों से बना है। इंडोनेशिया की 88% आबादी मुस्लिम, 9% क्रिश्चियन, 1.7% बुद्ध मत और कन्फ्यूशस मज़हब के मानने वालों की है। साबिक़ अमेरिकी सदर
باراک حسین اوباما نے اپنے بچپن کا ایک حصہ انڈونیشیا میں گزارا تھا۔ پام آئل۔ پام آئل کا برآمد کنندہ انڈونیشیا ہے۔ پام آئل کا درخت کھجور کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کا پھل اس کی جڑوں کے ساتھ خوشوں کی شکل میں لگتا ہے، جسے بعد میں فیکٹریوں میں لے جا کر اس کا آئل نکالا جاتا ہے۔ ملک کا 50% سے زیادہ حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ انڈونیشیا میں تمام مساجد حکومت کے تحت ہیں۔ تمام مساجد میں خطبہ حکومتی کمیٹی فراہم کرتی ہے۔ انڈونیشیا کی علماء کونسل نے کہا ہے کہ بٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیوں کی تجارت اسلامی قوانین کے منافی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے حج کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا وہاں سب سے زیادہ تعداد میں انڈونیشین مسلم نظر آتے ہیں۔ اسلامک ممالک میں سب سے زیادہ کوئلہ انڈونیشیا سے نکلتا ہے۔ انڈونیشیا کے 3 ٹائم زون ہیں۔ انڈونیشیا کی ڈومین نیم IT اور انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ +62 ہے۔ دوستو، 1883 میں انڈونیشیا میں ربڑ کی کاشتکاری کی گئی۔ ربڑ کے درخت کی لمبائی 100 فٹ تک ہوتی ہے۔ 3 سال میں پیداوار دینے لگتا ہے۔ اس کی چھال پر کٹ لگا کر نیچے ایک برتن رکھ دیتے ہیں۔ بعد میں اسے فیکٹری میں صاف کر کے اس سے ببل گم سے لے کر گاڑیوں کے ٹائر تک بنائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔